नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का वसुंधरा ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्वेश्चंस और आंसर्स का स्टडी करेंगे, जो कि वैल्यू एजुकेशन कोर्स है। जो भी कॉलेजेस है पुणे यूनिवर्सिटी के से एफिलेटेड है, उनको ये वैल्यू एजुकेशन कोर्स एनवायरनमेंट एजुकेशन पार्ट फर्स्ट ये कंपलसरी कोर्स है। तो ये जो हम इसमें जो दो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट और दूसरा चैप्टर जो है उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। इसमें दूसरा चैप्टर जो है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चैप्टर है। ओके, सो वी विल विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट एमसीक्यू दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, that humans depend on the environment for which of the following। मतलब जो ह्यूमन जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में कौन कौन से चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं। तो वी नो दैट दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। एंड आंसर भी है यहाँ पर, तो भी हम डिस्कशन करेंगे इसका, तो और आपको अच्छे से याद रहेगा। तो हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हाँ, तो खाना भी चाहिए भाई, हाँ, कपड़ा भी चाहिए, एंड यस ऑफ कोर्स शेल्टर भी चाहिए, घर मकान भी चाहिए। हाँ, ओके, सो यस, सो दिस आल्सो नोन एज द बेसिक नेसेसिटीज। इसके अलावा अभी अगर हम देखा जाए तो इसके अलावा हेल्थ भी चाहिए अच्छी, और मतलब स्वास्थ्य भी चाहिए, और एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट। ओके, second question, what do humans use to cool themselves in summer? Okay, of course it's not good. Okay, you know that. Okay, the air conditioners, they are exhausting the CFCs, that is the chlorofluorocarbon, that is not good for our atmosphere, for our ozone layer. Yes, that humans use air conditioners. ओके, एसीज यूज करते हैं। इन शॉर्ट आपको एसीज ज़्यादा अच्छे से ये टर्म यूज में है। ओके, द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमंस अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय वेयरिंग क्लॉथ सुटेबल फॉर द सीजन, yes, then by building big cities, by cutting down forest, yes, ये तो निगेटिव है। ओके, बिल्डिंग बिग सिटीज़, पर यहाँ पे दोनों भी वैसे तो यूजिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर भी अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, पर यहाँ क्योंकि एनवायरनमेंट पूछा है तो बाय वेयरिंग क्लॉथ सुटेबल फॉर द सीजन ये आएगा एडाप्टेशन में। adaptation to the environment can mean wearing clothes that fit the weather. Okay, next, fourth, what did early humans use to cook their food? ये तो बहुत सिंपल है, माइक्रोवेव। ओके, दिस इज द, अभी ये टेक्नोलॉजिकल मैन यूज करता है, अभी का 21st सेंचुरी के ह्यूमन बींग्स यूज करते। ऑफ कोर्स उस समय में नहीं था क्योंकि अर्ली ह्यूमंस है, तो क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो यस, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है अर्ली ह्यूमंस के पास। का इलेक्ट्रिसिटी थी, गैस स्टोव्स भी नहीं थे, गैस तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था ना। तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गैस हम मतलब एक्सप्लॉइट कर पाए। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है फायर। यस, द फिफ्थ वन, दैट इज द, व्हाट वाज द मेजर चेंज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड? तो हमने ये पीरियड बहुत अच्छे से पढ़े हैं क्लास में, आप समझ सकते हो कि न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ। मतलब एग्रीकल्चर एंड, मतलब फार्मिंग भी कह सकते हो, फार्मिंग एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। उससे पहले हमने पढ़ा है कि वो मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या उसको बोलिए भटकी। ओके, भटकी कृषि, या उधर इधर उधर जाके जंगलों को, पेड़ पौधों को काट के वो खेती करा करता था। एक जगह वो सेटल्ड नहीं थी, स्थित नहीं थी। तो ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूलिथिक पीरियड। याद रखना, न्यूलिथिक पीरियड इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर।
that marks the beginning of agriculture, न्यूलिथिक पीरियड। और यहाँ ही मैं कनेक्ट करता हूँ पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक में क्या हुआ? पैलियोलिथिक में फायर का डिस्कवरी हुआ है, फायर। ये भी याद रखना, नहीं तो ये कंफ्यूजन होता है यहाँ। पैलियोलिथिक में ह्यूमन बींग्स mastered the fire. Okay, they next question, that is sixth question, that what did early humans hunt for? Yes, क्यों हंट करेंगे भाई? उनको तो कोई शौक नहीं था। जैसे कि 20th सेंचुरी में, 1920 सेंचुरी में राजाओं को वो क्या था, अपने मतलब एक खेल समझते थे शिकार करना। एक कुछ अच्छा काम समझते थे। हालांकि वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं है है कि नहीं? अभी तो दैट हंटिंग इज इलीगल नाउअडेज, यू नो दैट। ओके, वी हैव लर्न इन द क्लास। इलीगल हंटिंग को ये पोचिंग बोला जाता है। तो अभी तो ये इलीगल है हंटिंग। तो पहले क्यों करते थे हंटिंग? ऑफ कोर्स भाई, उनको खाने के लिए, फूड के लिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन? स्लैश मतलब काटना, बर्न मतलब जलाना। हाँ, क्यों करते थे इसको? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हमने जो पढ़ा क्लास में, है कि नहीं? सेवन सिस्टर स्टेट्स है ना, कैसे याद करना? AMNT, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो भी ट्रॉपिकल एरियाज है, सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसमें ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये यस, ये कैसे होता है? क्लियरिंग फॉरेस्ट बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज। तो उसको ही स्लैश एंड बर्न कहो, झूम कल्टीवेशन, झूम फार्मिंग कहो। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ओके, तो स्लैश एंड बर्न का ही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही है, बात तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 8, व्हाई डिड अर्ली ह्यूमंस लिव इन केव्स और ऑन ट्रीज? क्यों रहते थे? यस, जाहिर सी बात है, क्यों वो पेड़ों पर या गुफाओं में रहते थे? क्योंकि उस समय तो कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं था ना। तो प्रोटेक्शन के लिए, फॉर द सेफ्टी के लिए ये गुफाओं में या पेड़ों पर रहते थे। ठीक है, आदि मानव कह लीजिए, अर्ली ह्यूमंस मतलब आदि मानव कहते हैं हिंदी में। व्हाट रिसोर्स डिड अर्ली ह्यूमंस यूज टू कुक फूड? ये तो भाई फायरवुड ही यूज़ करेंगे ना। तब तो ये कोयला नहीं था जो खदानों से निकाला जाता है, माइन से। हाँ, जिसको मतलब हम कैसे दगड़ी को ऐसा कहते हैं, तब तो नहीं था। तो ऑफ कोर्स ये पेड़ जो लकड़ियाँ है वो फायरवुड जला के ही वो पकाते थे। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच पीरियड मार्क द डिस्कवरी ऑफ फायर? ये मैंने पहले भी कनेक्ट किया था। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो न्यूलिथिक पीरियड में हुआ, और ये कब हुआ? पैलियोलिथिक। तो इसको कनेक्ट कीजिए, पैलियोलिथिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ फायर। याद रहेगा, सभी को रहेगा। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड अर्ली ह्यूमंस टू बिकम लेस मोबाइल? क्यों लेस मोबाइल हुए? क्योंकि वो खेती करने लगे ना। पहले तो दे वेर वंडरिंग हियर एंड देयर फॉर फूड, फॉर बेसिकली द फूड पर्पस, इजंट इट? बट जब से वो सीख गए, कब सीखे? ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ? न्यूलिथिक पीरियड। तो कनेक्ट करना बीच बीच में बाकी के चीज़ों को, तो अच्छे से याद रहेगा। तो मतलब उन्होंने तो लर्न कर लिया खेती करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, खेती करना सीख लिया। तो इसकी वजह से जो इधर उधर भटकते थे वो बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द एंशिएंट टाइम? क्यों हुई थी पेड़ों की कटाई, क्यों होती थी पुराने समय में? अर्बनाइजेशन तो अभी ना, ये तो अभी की बात है, मतलब अभी मतलब दैट इज द आउटकम ऑफ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अर्बनाइजेशन बढ़ा, मतलब शहरीकरण बढ़ा। फार्मिंग प्रैक्टिस लाइक स्लैश एंड बर्न, है कि नहीं? इसके वजह से होता था ना पहले स्लैश एंड बर्न। अभी भी जो, जैसे मैंने कहा, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पर इसको अभी गवर्नमेंट ने मतलब उसके लिए कुछ प्रोविजन किया है, बैन भी लगा रखा है। वी नो दैट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, फॉरेस्ट की कैटेगराइजेशन किया है। तो स्लैश एंड बर्न इसका आंसर है। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन
बड़े पैमाने पर हुआ करता था। अभी भी हो रहा है पर उसका कम मतलब एरिया अभी रिड्यूस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्ली सिटी स्टेट्स? अर्ली सिटी स्टेट्स क्यों एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। तो यह दिया है एक्सप्लेनेशन में, एग्रीकल्चरल एडवांसेस अलाउड मोर फूड टू बी प्रोड्यूस्ड लीडिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द राइज ऑफ सिटी स्टेट्स तो ये सिटी स्टेट्स बनने शुरू हो गए। तो ये एक पूरा टाइमलाइन है, हमने क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे से। व्हाट मेजर चेंज डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिंग? मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या चेंज हुआ बड़ा, बड़े पैमाने पर कौन सा चेंज हुआ? तो इससे वी नो दैट अभी भी हो रहा है, एयर क्वालिटी डिग्रेड होनी शुरू हुई है कि नहीं? हाँ, जिसे हम हवा प्रदूषण भी कहते हैं। एयर पोल्यूशन इज द मेजर थिंग। क्यों? बिकॉज यह दिया भी है पर यूज ऑफ कोल क्या है? कोल इज अ फॉसिल, वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके वजह से तो भाई धुआं तो निकलेगा है कि नहीं? तो हवा क्या हो जाएंगी, वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होंगी या पोल्यूशन होगा। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर टेक्नोलॉजिकल टूल used by humans to change the environment? Yes, that is the fire. अब फायर कब है? पैलियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा है। हम बार बार मैं क्यों याद दिलाता हूँ? क्योंकि आप याद रख पाओ, ये बातें आपके स्मृति में रहे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्ली ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट? मतलब कैसी थी? हॉस्टाइल मतलब शत्रुता की थी, फ्रेंडली थी, मतलब हमारे पर्यावरण के साथ मानव का कैसा संबंध रहा? और क्या पूछा है? अर्ली ह्यूमन का। तो हमने पढ़ा ना, दे यूज्ड टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर। ये तो हमने बहुत क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी नहीं होता है, वी नो दैट ना। तो हॉस्टाइल तो कदापि नहीं होगा। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता का। फ्रेंडली, यस। डिस्ट्रक्टिव नहीं था भाई, तब वो कहाँ डिस्ट्रक्ट करेगा, वो तो निर्भर था ना। कॉम्पिटिटिव भी नहीं था, तो कैसा था? ऑफ कोर्स फ्रेंडली था। ठीक है। 17, वेयर डिड अर्ली ह्यूमन सेटल आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? तो कहाँ सेटल हुए वो? इन द परमानेंट विलेजेस में उन्होंने सेटल करना शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अर्ली सिविलाइजेशन थ्राइव्ड बाय अडॉप्टिंग टू रिवर एनवायरनमेंट्स? तो ये हमने पूरा सिविलाइजेशन का पार्ट दिखाया है। ये मेसोपोटामिया है, मतलब ये दो रिवर्स के बीच में, यूफ्रेटिस और ये टाइग्रिस जो रिवर है, दैट इज इन अफ्रीका, सॉरी इन अरेबिया कॉन्टिनेंट, इन द अरेबियन पेनिनसुला में है ये। ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया इसका आंसर है। एक सिविलाइजेशन है और वो रिवर के एनवायरनमेंट को उन्होंने, मतलब वैसे सेटलमेंट सभी जो सिविलाइजेशंस है नदियों के किनारे ही बसने शुरू हुए थे, और ये कहा हुआ ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इसका आंसर। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? का इफेक्ट नहीं है, मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका परिणाम नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, एयर पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, भाई ये सब तो हुआ। अभी इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होगी? तो वो तो डिक्रीज होगी ना, मतलब कम होगी ना, ठीक है नहीं? तो ये इसका परिणाम नहीं है। इसके लिए तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब सभी को लेने पड़ेंगे, सिटीजन्स को, सभी को लेने पड़ेंगे ना। तो इसका आंसर है increase biodiversity, that is not an outcome of industrial revolution or effect of industrial revolution. 20, which of these civilizations is known for adapting to the shaping their environment through irrigation and urban planning? तो ये हमेशा याद रखना, दिस इज इंडस वैली। इंडस वैली बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में अभी चला गया आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के बाद ये अभी बहुत सारा इसका एरिया पाकिस्तान में है और भारत में भी है, क्योंकि इंडस रिवर एंड उसके जो ट्रिब्यूटरीज है, देयर आर 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर,
द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड एडवांस इरिगेशन एंड सिटी प्लानिंग बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट। एक इंडस इंडस रिवर ट्रीटी भी हुई है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960s में। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 3 rivers वेर गॉन, और वो दी पाकिस्तान को दी है 3 नदियाँ, और 3 नदियाँ हमारे भारत में है। ठीक है, तो ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, 21वां क्वेश्चन है, व्हाट रेफर्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज ऑफ कोर्स इट्स अ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि मतलब संख्या कैसे बढ़ती है, आदमशुमारी कैसे बढ़ती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसको कहा जाएगा ना। हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर इवेंट इन हिस्ट्री सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ? कैसे बढ़ी? सिंपल आंसर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ भाई। जब औद्योगिक क्रांति हुई, खासकर यूरोप में हुई और खासकर इंग्लैंड में हुई थी। ओके, इन 18th century में हुई है। तो तब से लेकर ये सब प्रोसेसेस शुरू हुआ, मतलब अर्बनाइजेशन, लोग शहरों में जाने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे पॉपुलेशन जो है, मतलब जो जनगणना है, आदमशुमारी बढ़नी शुरू हुई खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 21st century व्हाट इज द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन? दैट इज ऑफ कोर्स 8 बिलियन से भी ज़्यादा है। भारत की भी बता दूं, मैंने क्लास में भी बताई थी, भारत की भी कितनी है? भारत की लगभग 100, अभी 150 करोड़ के आसपास हुई है। मतलब उससे भी आगे है। आपको मालूम है अभी, मतलब ये सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है, पर लगभग वो 150 करोड़, 150 करोड़ के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन, व्हाट चैलेंज इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है तो कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो मोर अवेलेबल रिसोर्सेस, भाई रिसोर्सेज बढ़ेंगे कैसे? वो तो घटेंगे। रिसोर्स डिप्लीशन, हाँ ये है। ठीक है, रिसोर्स कम होंगे। बेटर हेल्थ केयर कैसे होगा? ये तो हेल्थ केयर को तो कम हो रहा है, आपको मालूम है अभी सरकारी अस्पतालों में क्या सिचुएशन रहती है। बेड अवेलेबल नहीं होते, बाकी का तो छोड़ ही दो। मोर लीजर टाइम, भाई समय कैसे मिलेगा? तो इसका आंसर दिया भी है, दैट इज रिसोर्स डिप्लीशन। आंसर वैसे तो दिए है, पर डिस्कशन करेंगे ऐसे अच्छे से तो आपको याद रहेगा, इसलिए। 25th क्वेश्चन, बाकी आपकी कुछ अगर सुझाव है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हम कुछ ही क्वेश्चन लेंगे ऐसे, मतलब पार्ट्स में करेंगे इस, क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो इसको पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट एनवायरमेंटल इशू इज कॉज्ड बाय एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस नीडिंग मोर लैंड? तो इससे क्या होता है, कौन सा एनवायरमेंटल इशू हुआ है पॉपुलेशन बढ़ने से? हमारे जो लोग है, लोक संख्या जो है, आदमशुमारी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ने की वजह से क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे गए, तो पेड़ काटे की वजह से क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा। रिन्यूएबल एनर्जीज का कुछ नहीं है इसमें, क्लीन एनर्जी नहीं है, अर्बन ग्रीन स्पेसेस ये तो नहीं है भाई। ये कैसे होगा? ये तो पॉजिटिव बातें हैं। इससे क्या होगा? हाँ, पेड़ों की कटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा। 26, हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेस? इट इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी, कैसे बढ़ेगी? इट रिड्यूसेस वाटर स्कैरसिटी रिड्यूस होगी, ये तो बात तो एक ही हो गई, ये तो कैसे होगा? इट इंक्रीजेस वाटर कंजम्पशन, ये तो होगा ना। मतलब जितनी ज़्यादा मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है ना, डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द वाटर कंजम्पशन। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, वाटर कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, वाटर कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड वाटर कंजम्पशन, सो सी इज द आंसर। it increases water consumption, it has no impact on water resources. Okay, this is not the thing.
27 क्वेश्चन, what contributes to climate change due to population growth? पॉपुलेशन ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज का क्या कोरिलेशन है? हाँ, डिक्रीज्ड एनर्जी यूज़। भाई कैसे होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनर्जी यूज़ तो बढ़ेगा। हाइयर एनर्जी यूज़ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यही होगा ना। ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किया जाए, कोयला, बाकी के जो है पेट्रोल, डीजल, हाँ इनका यूज ज़्यादा होगा। तो इनका यूज ज़्यादा होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे वायुमंडल पे पड़ेगा, क्लाइमेट पे पड़ेगा। और क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ अभी क्लाइमेट चेंज कहा ही नहीं जाता, क्लाइमेट इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन ऑकर एज रिसोर्सेस बिकम स्केर्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ? तो इसका आंसर है रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बढ़ेगा? मतलब जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा? रिसोर्सेस घटेंगे। और रिसोर्सेज जब घटेंगे, कोई भी रिसोर्स ले लो, चाहे एग्जांपल पानी का ले लो, वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है भाई। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो वाटर की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। हाँ, मतलब एक दूसरे में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ तो मतलब इतना हो चुका है, अ, क्योंकि युद्ध भी लगते हैं पानी की वजह से, ऐसे भी है। हमारे भारत में भी देखो ना, भारत भारत देश देश में हो रहा है, देशों देशों के बीच में। मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया, इसी क्लास में बताया कि देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बिकॉज ऑफ द इंडस रिवर, इट्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर अलोकेशन। और हमारे भारत में, मैंने क्लास में भी नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू दैट, हमारे भारत में भी जो कावेरी रिवर है, तो स्टेट्स के बीच में इशू है, हाई कोर्ट में है वो बात। कौन कौन से स्टेट से होकर कावेरी रिवर बहती है? हमारे साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर कावेरी रिवर, तो वो बहती है कर्नाटका, कुछ हिस्सा उसका केरल में जाता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में है। सो देर इज अगेन द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन थ्री स्टेट्स, बेसिकली इन बिटवीन टू स्टेट्स, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ना, इसमें रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गए इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेचुरल डिजास्टर कैन रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस? की वजह से क्या होगा? स्नो बढ़ेगा, फ्लड्स बढ़ेंगे, क्लियर कैसे होंगे, स्कीज क्लियर कैसे होंगे, काम विंड्स कैसे होंगे? भाई साइक्लोन्स आएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ जो है आंसर जो है स्नो, मतलब स्नोफॉल बढ़ेगा ऐसे नहीं है, स्नो है सिर्फ। तो इसका ऑफ कोर्स इसका आंसर फ्लड्स है। अभी भी कितने फ्लड्स आए हमारे भारत में भी आए, बांग्लादेश, आपको मालूम है बांग्लादेश में भी फ्लड आया है। हाँ, अभी भी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चलता ही रहता है फ्लड्स। थर्ड क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कॉसेस सी लेवल राइज? सी लेवल क्यों राइज होगा भाई? मतलब हमारे जो समुंदर की जो स्तर है वो क्यों बढ़ेगा? इंक्रीज रेनफॉल, मेल्टिंग पोलर आइस, हाइयर अल्टीट्यूड्स, हाँ ये रीज़न है। आप बोलोगे सर इंक्रीज रेनफॉल पर कैसे? ठीक है, तो वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल भी आपको मतलब आप पढ़ते आए हो। तो जो मतलब जो ट्रैप है, जो आइस है, जो हमारे पोलर एरियाज में, या जो माउंटेन्स है, हायर माउंटेन्स, उसमें जो बर्फ भरी भरी पड़ी है, ट्रैप हुई है, दैट इज फ्रोजन वाटर, आइस के फॉर्म में है ना फ्रोजन वाटर। अगर वो पिघल जाए तो नेचुरली मतलब क्या होगा? समंदर का स्तर बढ़ेगा। तो इसका आंसर है मेल्टिंग पोलर आइस। पोल्स तो आपको पता है ना, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमारे पृथ्वी के पता होने चाहिए। 31 क्वेश्चन, व्हाट इशू इज कॉज बाय प्रोलॉन्ग ड्राउट्स? ज़्यादा से ज़्यादा अगर ड्राउट्स पड़ेंगे, अफ्रीका की सिचुएशन मैंने आपको बार बार क्लासेस में भी कहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा? वाटर स्कैरसिटी होगी भाई, कि दूसरा क्या होगा? अगर ज़्यादा सूखा पड़ने लगा, बार बार सूखा पड़ने लगा, तो पानी कहाँ से आएगा? हाँ, वाइल्ड लाइफ कैसे बढ़ेगी? ये इसका इससे कनेक्टेड भी मैंने आपको बताया था, नामीबिया। नामीबिया तो क्या करने जा रहा है? मतलब जानवरों को मतलब उनका कत्ल करने वाले हैं। सुनने को तो अच्छा नहीं लगता भाई, पर वह सिचुएशन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है ये बातें, है कि नहीं?
ठीक है, तो ये वाटर स्कैरसिटी की हो जाएंगी अगर ड्राउट्स पड़ने लगे बार बार तो। व्हाट लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस है। व्हाट लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होगा? हैबिटेट अगर डिस्ट्रक्शन हो गए मतलब उनके रहने की, जानवरों की रहने की जगह, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कुछ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, उनका हैबिटेट लॉस होगा। इंक्रीज वाइल्ड लाइफ कैसे बढ़ेगी, मोर नेचुरल प्लांट्स कैसे होगा, कंजर्वेशन एफर्ट्स नो, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके घर अगर बर्बाद हो गए तो ऑटोमेटिकली जो है बायोडाइवर्सिटी, इसको स्पीसीज रिचनेस भी बोलते हैं, उसका लॉस हो जाएगा। हाँ, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। व्हाट डज द एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव फोकस ऑन, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वी हैव टू पर्सपेक्टिव्स, एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड दैट सेकंड वन इज इकोसेंट्रिक। एंथ्रोपो का मीनिंग होता है ह्यूमंस, ओके, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव वंश शास्त्र जिसे कहते हैं। तो इसका फोकस जो है मतलब ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन इंटरेस्ट पे है, और इकोसेंट्रिक जो पर्सपेक्टिव उसका फोकस नेचर पे है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी दो मतलब पर्सपेक्टिव्स है, एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक का जो फोकस है वो मानव के जो मतलब नीड्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उस पर ज़्यादा है। या दिया भी है, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर हम समझाता हूँ उसको। एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव प्लेसेस ह्यूमंस एट द सेंटर ऑफ द वैल्यू एंड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। हाँ, तो क्लास में मैंने बताया था एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव में मानव को बीच में रखा जाता है, मतलब ह्यूमन बींग्स आर डोमिनेंट, दे आर पावरफुल, और जैसे कि नेचर उसका मतलब उसको उसका उपभोग लेने के लिए बस, ऐसा उसका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, थिंकर्स के बारे में, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, तो एडोलो लियोपोल्ड जो है वो इकोसेंट्रिक है, जॉन लॉके बाकी के जो है वो किसके किसके सपोर्टर है, वो ऑफ कोर्स एंथ्रोपोसेंट्रिक के सपोर्टर है। तो इकोसेंट्रिक में एल्डो लियोपोल्ड है। व्हाट कॉन्सेप्ट डिड द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ एड्रेस, ये बहुत हमने अच्छे से पढ़ा था। ये क्लब ऑफ रोम में कौन कौन था हमने पढ़े थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे और वर्ल्ड लीडर्स थे। तो एक थिंक टैंक है ना क्लब ऑफ रोम, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। उसका रिपोर्ट जो था वो लिमिट टू ग्रोथ, मतलब जो आप जो मतलब जो ग्रोथ करते जा रहा हो उसको कुछ, हाँ, उसको कुछ थ्रेशोल्ड होना चाहिए ना, उसको कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो ये क्या एड्रेस करता है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन एंड रिसोर्स के लिमिट्स है। मतलब भाई रिसोर्स तो बढ़ेंगे नहीं ना, जनसंख्या बढ़ेंगी पर रिसोर्स कैसे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर है मतलब रिसोर्स के लिमिट्स पे उन्होंने फोकस किया है। द रिपोर्ट वार्न्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स कंजम्पशन। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ता है, वे रिसोर्स कहाँ बढ़ेंगे। 36 जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972, उसका क्या मेन गोल था यूएन की कॉन्फ्रेंस का, जो 1972 में ली गई थी। उसका मेजर गोल था रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, जो है उसको हाईलाइट करना, उसको टैकल करना। टूरिज्म क्यों प्रमोट करेंगे भाई, increase industrial production, focus on military cooperation, these are the other options डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर इसका फोकस है पूरा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल इश्यूज दे वे देयर प्राइम इम्पोर्टेंस। विच डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस आउटलाइन प्रिंसिपल्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद है, मैंने पढ़ाया था क्लास में, जापान की एक सिटी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मैंने बताया था जी मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम करने के संदर्भ में है क्योटो प्रोटोकॉल जी के। और मैंने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मैंने ओम आपको उसकी ट्रिक बताई थी। ओम वो किसके लिए है, ओजोन होल डिप्लीशन, सॉरी ओजोन लेयर डिप्लीशन,
और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल, वेर इज मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल इज कनाडा की एक सिटी है, बाकी कुछ नहीं। वहाँ मीटिंग्स हुई थी, ये जो बातें जो मैंने बताए इसके संदर्भ में। और ये जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के लिए, उसमें ही उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। हाँ, इन्होंने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरलाइन किया है, हाँ, एम्फसाइज किया है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंसेप्ट वाज डिफाइंड बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट? तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसको शाश्वत विकास कहते हैं हिंदी में। ऐसा विकास कीजिए कि हम्म, उसमें जो मतलब अभी के जो नीड्स है लोगों के वो तो पूरे हो ही, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सब कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा बर्बाद कीजिए। इसलिए दो गांधी जी, महात्मा गांधी जी की जो कोट है मुझे बहुत याद आता है, हम्म, हमारे पृथ्वी ने सब कुछ दिया है हर एक मानव के ज़रूरत के लिए, लेकिन उसके जो स्वार्थ है, उसका जो ग्रीड है उसके लिए नहीं दिया है कि नहीं? तो जितना भाई, जितना हमको चाहिए उतना भले ही इस्तेमाल करें, लेकिन इतना ना करें कि हमारे आगे के जनरेशन को कुछ नहीं रहे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, 40 क्वेश्चन हम यहाँ तक ही लेंगे। चैप्टर 2 के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट का क्या पर्पस है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट से कनेक्टेड है। तो इसका पर्पस है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। हमने क्लास में पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? दिस दैट इज मेजर कॉज क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जो पोल्यूशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, एंड देयर आर मेनी अदर सोर्सेस टू। तो ये इसको कम करना, ये पेरिस एग्रीमेंट का मेन लक्ष्य है, मेन पर्पस है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इससे कुछ लेना देना नहीं। पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वर्ल्ड वाइड। जो ग्रीन हाउस गैसेस है हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जैसे कि CO2 है, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं? फिर मीथेन भी है, CH4, और देन नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, उसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ही मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, अभी बाकी के जो क्वेश्चंस है हम ऐसे वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में ये कवर करेंगे, एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। वैसे तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन क्लास में अगर डिस्कशन हुआ तो और अच्छे से हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, कुछ ट्रिक्स में बता पाता हूँ, तो इससे आपको और भी अच्छे से चीज़ों को याद आप रख पाओगे। ठीक है, अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी, थैंक यू।